बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप हर बार की तरह बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आज हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। मैं रेणुका मैम आपके साथ कर रही हूँ गणित प्रकाश की सीरीज, जिसमें इस चैप्टर की ऑलरेडी 2 क्लास हम साथ में कर चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम फिनिश कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिनिश कर चुके हैं, उससे रिलेटेड ट्रिक्स हम कवर कर चुके हैं और यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी हम कवर कर चुके हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। आज की क्लास में फिर क्या करेंगे मैम? आज हम अपने कॉमन एरर्स को देखेंगे। हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते टाइम बहुत सारे एरर्स करते हैं। आज का दिन है उन गलतियों से सीखने का, और यही नहीं, एक्सप्रेशंस को यूज करके किस तरह हम पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं, एरिया को फाइंड कर सकते हैं, वो वाले सवाल भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो ध्यान से मेरे साथ बैठेंगे, नोटबुक पेन लेके साथ में सॉल्व भी करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। आप अपनी गलतियों से सीखो, बस यही चाहते हैं हम। गलतियां करने में कोई दिक्कत नहीं है, गलती हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीखेंगे नहीं तो फिर हम वहीं रह जाएंगे जहां हम हैं, और सीख के आगे बढ़ेंगे तब हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो अब ये जो भी सवाल आप करते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ए माइनस बी होल स्क्वायर के, इनमें सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो एप्लीकेशन में नहीं होती। फॉर्मूला बच्चे याद कर लेते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं। गलती होती है उसकी कैलकुलेशन में, कहीं ना कहीं माइनस प्लस इंटीजर, ये गलतियां होती हैं। तो अब हम उन गलतियों को ध्यान से देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको दोहराएं नहीं। ठीक है? चेक द सिंप्लीफिकेशंस, व्हिच वन इज करेक्ट। तो यहां पर आपको बहुत सारी सिंप्लीफिकेशंस दी हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी वाली सही है। सबसे पहले ये वाली देखो, y प्लस 2y प्लस 2 इज y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसमें क्या गड़बड़ है मैम? देखो यहाँ पर y प्लस 2 है, यहाँ पर y प्लस 2 है, 2 बार y प्लस 2 है, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर तो होगा ही नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। ये खेल है ब्रैकेट का। y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2। क्यों बराबर नहीं है भाई? यहाँ पर जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट की टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ये y प्लस 2 होल स्क्वायर है, ये नहीं है। ये क्या होगा? ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा y प्लस 2y प्लस 2। समझ आ रही है बात? तो भाई ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही नहीं है। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया है माइनस क्यू प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बोला है कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। आप इसको 2 माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हो। अब जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a स्क्वायर जो कि 4 है, b स्क्वायर जो कि है q स्क्वायर, और माइनस 2ab जो आ गएगा माइनस 4q। क्या इसमें भी सेम टर्म्स है? इसमें q स्क्वायर है, q स्क्वायर है, इसमें पॉजिटिव 4 है, इसमें भी पॉजिटिव 4 है, इसमें माइनस 4q है, इसमें भी माइनस 4q है। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही सॉल्व किया है। वी आर प्राउड ऑफ देम। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन, 5m प्लस 6n होल स्क्वायर। अब ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन्होंने a का स्क्वायर तो किया, 5m का स्क्वायर तो किया जो आया 25m स्क्वायर, इन्होंने b स्क्वायर भी किया, 6n का स्क्वायर भी किया जो क्या है 36n स्क्वायर, लेकिन क्या भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं? भूल गए हैं 2ab करना। और ये भी बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन एरर है। तो नहीं भाई, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 2 करेक्ट थी। ये गलतियां देख के हंसना नहीं है, हमें इन गलतियों को देख के सीखना है ना? चलो नेक्स्ट, ये जो ग्रुप है इसमें सबसे पहला जो है, इसमें क्या है? आपका हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। तो भाई ये तो तब तक नहीं समझेगा देख के जब तक हम खुद से ना कर ले। तो जब हाफ आपका 10s से मल्टीप्लाई होगा माइनस हाफ आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर आपका +3 इंतजार कर रहा है। तो जब हाफ 10s से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 5 10, 5s यहाँ पर आया, ये 2 3 6 से कट गया तो ये -3 आया, और बाहर आपका +3 आया। ये स्टेप और हमारा स्टेप बिल्कुल सही है, और -3 + 3 0 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 5s। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 इज बिल्कुल करेक्ट। वी आर प्राउड ऑफ देम। एक सवाल उन्होंने बिल्कुल सही किया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 5w स्क्वायर प्लस 6w इज 11w स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको देखते ही समझ आ चुका है कि अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, ये थोड़े ना करना होता है। मैम ने कितनी बार बताया, लाइक टर्म्स को ध्यान से देखना है। ये है w स्क्वायर, यहाँ पर है w, दोनों अनलाइक टर्म्स है। क्या है? दोनों अनलाइक टर्म्स। तो फिर उनको ऐड कैसे कर दिया? बिल्कुल ऐड नहीं हो सकती थी, यही इसका फाइनल वर्जन होना था, और ये आंसर हमारा गलत है। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट में है 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर।
सबसे पहले तो a क्यूब, बड़ी खुशी हुई लाइक टर्म्स को देख के, तो 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब मेरा हो जाता है 5a क्यूब, बिल्कुल सही बात है ना, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती है, उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। दूसरा है 6a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, और ये दोनों ऐड करके इन्होंने 12a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया है। बिल्कुल ये बात हमें हजम नहीं होगी, चाहे हम हाजमोला खा ले फिर भी वो हमें हजम नहीं होगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है बच्चा, ये है 6a स्क्वायर बी, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी। यहाँ पर 2 बार a आ रहा है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 1 बार a है लेकिन 2 बार b आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी लाइक टर्म्स नहीं है। जब लाइक टर्म्स है ही नहीं तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकती, सॉल्व नहीं होगी, तो ये 12ab जो इसका टर्म है ये गलत हो गया, और इसकी वजह से ऑप्शन 3 भी हमारा गलत हो गया, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही था। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि हमें पता करना है कौन सा वाला सही है। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, हमारा फेवरेट जो क्वेश्चंस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो उन्होंने यहाँ लगाई है। इन्होंने x को x+2 से मल्टीप्लाई किया, सही है। 5 को x+2 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही है। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, बिल्कुल सही, अब तक तो बिल्कुल सही है। अब इससे आगे देखते हैं, x स्क्वायर सही है, 2x और 5x लाइक टर्म्स है, दोनों x है, तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो गए तो 7x, और लास्ट में 10, कोई गड़बड़ नहीं मिली हमें ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर दिया है a+2 b+4 इज ab+8। भाई हमने इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस लिए सीखी है, आप मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट तो करो, वो डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, a को b से मल्टीप्लाई किया ab लिख दिया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 लिख दिया, इससे हमारी 2 टर्म्स यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग हो गई है। आपको a को b से मल्टीप्लाई किया ठीक है, लेकिन a को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना, तभी तो 4a आता। फिर आपने 2 को b से मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए, तो आपका 2b आना था यहाँ पे, वो भूल गए आपने बस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया, तो ये जो 4a + 2b है ये दोनों टर्म्स इसमें से मिसिंग है, सो नो दिस इज नॉट करेक्ट। अब हम पहुंच जाते हैं लास्ट थर्ड ऑप्शन में, ab² + a² b + a² + b²। अब ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो सॉल्व तो ये 100% नहीं हो सकती, ये ऐड नहीं हो सकती, मैं इसको 3a² b² ऐसे नहीं लिख सकती, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बहुत मजेदार चीज की है, इन्होंने इन तीनों में देखा कि इसमें है a इंटू b प्लस ये है a इंटू b, और ये है a इंटू b, 2 बार a है 2 बार b है, a² b²। अब इन्होंने देखा कि इसमें जो है हर जगह एक a तो कॉमन आ ही रहा है, ये भी a तीनों में है कि नहीं है, और b एक b सिर्फ तीनों में कॉमन है ना। बाकी अगर आप एक और a देखने जाओगे तो पहले वाले में एक और a नहीं मिलेगा, अगर आप एक और b देखने जाओगे तो आपको सेकंड टर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन तीनों में एक a और एक b कॉमन है, तो वो उन्होंने बाहर कॉमन ले लिया। अब जब बाहर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में एक b बचा जो उन्होंने यहाँ लिख दिया, सेकेंड टर्म में एक a बचा जो उन्होंने यहाँ लिख दिया, और थर्ड टर्म में एक a बचा हुआ है और एक b बचा हुआ है, वो भी उन्होंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, तो उन्होंने कॉमन ले लिया है और बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से कॉमन लिया है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये इसमें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों ही इसमें करेक्ट है। वेरी गुड। क्या करना है, गलतियों से सीखना है, हंसना नहीं है। अभी ये हमारा लास्ट सेट ऑफ मिस्टेक्स है जो हमको ऑब्जर्व करना है कि भाई इसमें कोई गलती है या सब सही है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 3p - 5p से मल्टीप्लाई होगा। अब होगा तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो -3p जब -5p से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 3 5 15p², लेकिन वो मुझे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई नहीं, इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट खोल के इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब 3p और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन होता। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहां क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर वहां मल्टीप्लीकेशन है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन की, जो मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो लगाते हैं कि भाई ये जो 3p है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इन्होंने इसको किस तरह सॉल्व किया है, इन्होंने इसको इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस साइन का डिफरेंस है, ये साइन यहाँ पर नहीं है। अगर ये साइन यहाँ पर होता तो इस साइन की वजह से ये सारे साइंस चेंज हो जाते, ये +5p और ये -2q हो जाता जो उन्होंने लिखा भी है। तो नहीं भाई, आपने कंफ्यूज कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस वाले क्वेश्चन के साथ, सो नो दैट इज रॉन्ग। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है
2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2x से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उन्होंने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये ना एक बहुत ही मासूम एरर है जो बहुत सारे मासूम बच्चे करते ही हैं, स्पेशली जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहली बार सीख रहे होते हैं। बहुत होता है ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 1। अरे भाई रुको, संभलो, देखो, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, कुछ नहीं तो एरो बनाने की आदत डाल लो ताकि कभी भूलो ना। ठीक है, तो ये इन्होंने सेम गलती इधर भी की है, x से तो मल्टीप्लाई किया लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ये भी ऑप्शन हो गई गलत। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। 3a को 2b से मल्टीप्लाई करना है और 3a को 3c से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डेफिनेटली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन टर्म्स होती क्या है? एक एक्सप्रेशन की टर्म्स वो होती हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो जब 3a ब्रैकेट में किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो या तो वो आपस में प्लस होना चाहिए या फिर वो माइनस होना चाहिए। और यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है इनटू। अगर वो इनटू है तो ये भी इनटू है, तो तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी ही नहीं, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझने के लिए। तभी इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये इसका पूरा लंबा नाम होता है, ताकि आप याद रखो कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन ब्रैकेट के अंदर एडिशन होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना। अब थोड़ा जो आपके बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मतलब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है, अब उनको भी एक नजर मार लेते हैं। फिगर इट आउट के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने अब तक के कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ाए हैं उन सब में कवर कर लिए कि कैसे करने। जो थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से डिफरेंट है, उनको हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका मिडिल वाला नंबर है ना, ये 4 into 6, इसको उन्होंने p into q लिखा हुआ है। तो p into q लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो p है वो है आपका 4 और जो आपका q है वो है आपका 6। अब इसके आसपास के बाकी जितने नंबर्स हैं वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आपको उनको p और q के फॉर्म में ही लिख करना है। कैसे लिखना है देखो, उन्होंने सॉल्व भी करके दिया है यहाँ पर कि आप समझो कि अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे 4 तो वो बिल्कुल सेम है इसी टर्म की तरह, तो यानी कि 4 की जगह में p लिख सकती हूँ। लेकिन अगर आप सेकंड टर्म देखोगे तो वो 6 से एक कम है, इट्स लेस बाय 1। तो मेरा जो q है यहाँ पर उसको मैं q माइनस 1 लिख दूंगी। और क्योंकि 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरा p और q माइनस 1 भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, देयर विल बी अ मल्टीप्लिकेशन साइन। और जब मैं ब्रैकेट और उसके बाहर वाली टर्म में कुछ नहीं लिखती हूँ तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब यहाँ पर भी सेम देखो, पहला टर्म सेम है p, लेकिन दूसरा टर्म जो है वो 6 से एक ज्यादा है, तो मैंने इसे q प्लस 1 लिख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही बाकी सब भी हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला टर्म जो है यहाँ पर 3 3 3, तीनों में 3 है और वो हमारे जो पहली टर्म यहाँ पे 4 है, यानी कि जो p है उससे एक कम है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि मेरी पहली टर्म क्या होने वाली है, मेरी पहली टर्म p माइनस 1 यहाँ पर होने वाली है। अब मेरा सेकेंड टर्म क्या होगा? यहाँ पे जो मेरा सेकेंड नंबर है, नंबर बोलना चाहिए, ये जो 6 है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये q से, ये जो q है उससे एक कम है, तो यानी पे यहाँ पर आ जाएगा q माइनस 1। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यानी कि q जो है वो q ही है, कोई चेंज उसमें नहीं है। लेकिन ये थर्ड बॉक्स तक जाते जाते मेरा जो q है वो एक नंबर बढ़ जाता है, 6 से 7 हो जाता है, यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि q प्लस 1। सही है ना? मस्त पैटर्न है, बड़े मजेदार पैटर्न है। अब ऐसे ही नीचे आ जाओ। अब नीचे तुम्हें हाथ पे दिखाई दे रहा है 5, जहां पर 3 था, 3 क्या था? 4 से एक कम था। यहाँ पर 5 क्या है? ये 4 से एक ज्यादा है, यानी कि मेरा जो p है उससे ये एक ज्यादा है, p प्लस 1। यही 5 यहाँ पर है, यही 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी मैं इसको लिखूंगी p प्लस 1, यहाँ पर भी मैं इसको लिखूंगी p प्लस 1। अब जो सेकंड है यहाँ पे q है उसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर तो q हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 से एक कम है, यानी कि q माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ गया, यानी कि q से एक ज्यादा आ गया, तो यहाँ पर q प्लस 1 आ जाएगा। और इस तरह हम अपना पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अगर कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देखो और खुद करके देखना, बहुत मजा आएगा पैटर्न को ऑब्जर्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 2 more than a स्क्वायर नंबर।
ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे, कुछ ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे। टू मोर देन का क्या मतलब होता है, यानी कि 2 प्लस, क्या मतलब होता है 2 प्लस, आपको 2 ज्यादा चाहिए, किससे, एक स्क्वायर नंबर से। अब स्क्वायर नंबर क्या होगा, मैम मैं स्क्वायर नंबर एज्यूम कर लेती हूँ x, कोई दिक्कत नहीं, आप एज्यूम कर सकते हो, आप x को स्क्वायर नंबर सोच सकते हो, लेकिन क्या ये कंफर्म्ड है कि x एक स्क्वायर नंबर है। अगर किसी ने x की वैल्यू ले ली 3 तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो फिर आप कंडीशन लगाओगे नहीं x की जगह स्क्वायर नंबर लो। हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंफर्म करें कि एक स्क्वायर नंबर ही यहाँ पर है, वो ऐसे कि हम यहाँ पर लेंगे x स्क्वायर। तो अब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, जो वहां पर टर्म आएगी, ये जो टर्म यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, वो एक स्क्वायर नंबर होगी, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने लिया है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, है कि नहीं है। अब x की जगह आप y, z, n, m, p, q कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये बात समझ में आ गई है, तो ऐसे ही जब मैं और क्वेश्चन करूंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ये हम कर चुके हैं, ये हमने अभी अभी किया है कि 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, तो हमने ले लिया, तो वो हमने ले लिया 2 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ भी ले लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब अगर यहां से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा पढ़ेंगे हम, देखना हमें सब समझ में आएगा। सबसे पहले आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, कितने लेने हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और उनका स्क्वायर करना है, और फिर आपको उनका सम चाहिए, ठीक है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे कि 2 और 3, जैसे कि 5 और 6, जैसे कि 7 और 8। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की स्पेशल बात क्या होती है कि वो एक दूसरे से सिर्फ एक नंबर दूर होते हैं। तो अगर आपका पहला नंबर आप n मान लो, तो आपका दूसरा नंबर क्या होगा, आपका दूसरा नंबर होगा n+1, ठीक है, परफेक्ट है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप कर लिया, मैंने 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, एक है n और एक है n+1। अब इन्होंने बोला कि इनका स्क्वायर करना है जी, आपको कर लेंगे जी, ये रहा n स्क्वायर और ये रहा n+1 का स्क्वायर, ठीक है, सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब वापस चलते हैं, इन्होंने बोला भाई इसका सम भी निकाल लो। आपने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिए, आपने स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिया, नाउ फाइंड द सम ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो बस इसके आगे प्लस लगा देंगे और हमारा काम जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है। n स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर बन गया, ठीक है, परफेक्ट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है इस पे बढ़ेंगे। ऐड एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर लो, उन्हें ऐड कर दो, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर लेते हैं, m ले लिया, n ले लिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मुझे मिल गया m+n। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इतना आसान सवाल तो कभी मिलता नहीं, मल्टीप्लाई दिस, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे भाई, हाफ ऑफ किसका हाफ, सम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि जो आपने 2 सम निकाला था ना उसी के हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हाफ ऑफ m+n। तो ये जो हाफ ऑफ m+n है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, m+n लो और उसका हाफ कर दो, है कि नहीं। और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है m+n से। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये बन चुका है। इसको लिखना चाहे तो m+n का होल स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें यही पूछा था, यही जो शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था, हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट। अब ये जो सवाल है ये देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको ना मैंने ब्रेक कर दिया है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और फिर ये हमें इतने बढ़िया तरीके से आ जाएगा कि 6 नंबर के लिए दे देंगे मैम मुझे स्कूल में, मैं 100% करके आ जाऊंगी, है ना। चलो, a number leaves a remainder of 3 when divided by 7 and another number leaves a remainder of 5 when divided by 7। तो आपको ये जो नंबर है इसको एक्सप्रेशन लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो रिमाइंडर समझो क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। मान लो 25 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नंबर लूंगी जो रिमाइंडर दे, तो मुझे 27 ले लेती हूँ। जब मैं 27 को 5 से मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, 5 5 25 और रिमाइंडर क्या बच जाता है 2। अब आपने सीखा होगा कि डिवाइजर से, क्वोशिएंट से और रिमाइंडर से आप कैसे डिविडेंड को लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 27 को 5 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हाँ या ना,
हाँ या ना? 100%। तो यानी कि ये जो क्वोशंट है ये तो 100% 5 से डिविजिबल है। देखो 5, ये तो 100% यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है वो नंबर है जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है। यहाँ 25 तक हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो 2 स्टेप और है, जो +2 है, वो हमसे डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये जो +2 होता है, जो प्लस रिमाइंडर है, ये यहाँ पर इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। इन्होंने बताया है कि जब आप उस नंबर को 3 से डिवाइड करते हो, 7 से डिवाइड करते हो सॉरी, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? आपका रिमाइंडर 3 बचता है। तो ठीक है, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसको मैं 5 क्यों लिख सकती हूँ? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो अगर जो नंबर मैं ढूंढ रही हूँ वो 7 से डिविजिबल है तो वो 7a होगा। होगा कि नहीं होगा? 7 के टेबल में आता होगा, 7 इंटू a करूंगी तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। जैसे 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, नंबर मिल गया। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐड करना पड़ेगा उस नंबर को बनाने के लिए। तो मान लो वो नंबर यहाँ पर अगर मैं a की जगह डाल दूं 5, तो 35 प्लस 3 यानी कि 38। 38 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ता है कि नहीं? है ना? तो ये है करेक्ट वे एक ऐसे नंबर को लिखने का जो कि 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देता हो। तो ये हो गया मेरा पहला नंबर। अब दूसरा नंबर बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। वो नंबर भी 7 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। वो कितना रिमाइंडर छोड़ता है? वो छोड़ता है 5। तो अगर वो नंबर पूरा 7 से डिवाइड हो जाता तो वो क्या होता? वो होता 7b। मैंने b क्यों लिया? क्योंकि मैं सेम नंबर नहीं ले रही हूँ, कोई भी और नंबर हो सकता है, राइट? तो 7b, लेकिन रिमाइंडर जो छोड़ रहा है वो है 5, तो वो हो गया +5। ठीक है, तो इस तरह हमने बनाए अपने दोनों एक्सप्रेशन। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट ये बोलता है कि बहुत अच्छी बात है आपने दोनों नंबर्स ढूंढ लिए, लेकिन अब ये बताओ कि क्या होगा अगर मैं इनके सम को 7 से डिवाइड करूं तो। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप a और b की जगह कोई भी रैंडम नंबर लिख कर देखो और फिर सोचो कि वो क्या होगा। अब वो तो है ही, वो तो आप कर ही सकते हो, वो तो ट्रायल एंड एरर है ही, लेकिन एक होता है वो तरीका जो 8वीं कक्षा के मैथमेटिशियंस करेंगे प्रॉपर्टीज सीखने के बाद। हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे। भाई ये एक्सप्रेशन है 7a + 3 और 7b + 5, और मुझे पूछा गया है कि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा क्या वो 7 से डिविजिबल है? देखते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। क्या इसमें आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं? हाँ मैम, 7a और 7b। बिल्कुल नहीं, 7 सेम है, a और b सेम नहीं है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, ऐसे की ऐसे ही लिख दी जाएंगी। लेकिन 3 + 5 ये 8 आ जाता है आपका। ये क्या आ जाता है आपका? 8। अब 8 जो है वो 7 से बड़ा है। क्या है? 7 से बड़ा है, तो मैं इसको भी 7 + 1 में ब्रेक कर देती हूँ। अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो आपको दिखेगा कि इन तीनों टर्म्स में से 7 कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों ही 7 से डिवाइड हो सकती हैं। हो सकती है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर 7 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे आएगा a, यहाँ पर आएगा b, यहाँ पर आएगा 1, और मैं देख रही हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है वो 7 से डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है +1। +1 में से मैं कुछ 7 कॉमन नहीं ले पा रही हूँ, और वो एक एक्स्ट्रा नंबर है। मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद ये +1 जो है ना, इसने थोड़ी सी दिक्कत कर दी है। तो ये मेरा क्या हो जाता है? ये मेरा क्या है? ये मेरा है रिमाइंडर, जो मैंने अभी अभी सीखा था कि भाई ये जो प्लस करके एक्स्ट्रा दिखाई देता है ना, ये होता है रिमाइंडर। तो ये अब मुझसे पूछे व्हाट हैपेंस व्हेन द सम इज डिवाइडेड बाय 7? व्हेन द सम इज डिवाइडेड बाय 7, देन इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। और वो आप सॉल्व करके समझा के बता सकते हो कि भाई हम ऐसे मजाक नहीं कर रहे, देखो आप, हमने प्रूफ किया है, हमने ऐड करके दिखाया, हमने कॉमन लिया। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट बोलता है सम तो ठीक है, सम तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द डिफरेंस? क्या होगा अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे? अब भाई अंतर जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपने ए और बी को क्या लिया हुआ है, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है ये दोनों जो है, इनका डिफरेंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि 7a + 3 है, तो 7a + 3 - 7b + 5, ये हो गया मेरा केस 1। ठीक है, और एक केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या होता है? केस 2 है कि मैं 7b + 5 लूं और उसमें से माइनस कर दूं 7a + 3। ठीक है, क्या हर बार अलग आंसर आएगा? क्या हर बार रिमाइंडर आएगा? चेक करेंगे, कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, करके देखेंगे। 7a + 3
अब देखो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, -7b -5, ठीक है। मुझे पता है 7a 7b सॉल्व तो हो नहीं सकता है, तो इनको यहीं पे रख देते हैं 7a - 7b। और +3 - 5 कितना होगा? +3 - 5, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा और साइन बड़े नंबर का आएगा -2, ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अभी हम उधर चले जाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 7b + 5, माइनस किया, ब्रैकेट खोला, 7a आया, ये माइनस प्लस -3 आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब 7b - 7a और ये 5 - 3 है, 5 - 3 है, ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया +2, ठीक है, इतना आ गया, वंडरफुल। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखेंगे पहले, ये वाला, ठीक है। इसमें 7b - 7a + 2 क्लियरली नजर आ रहा है कि 7b - 7a, ये दोनों टर्म्स 7 से डिवाइड हो सकती है। मैं 7 को या कॉमन ले लूं, b - a ले लूं, तो b - a कुछ भी हो, -1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 से वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो +2 है, ये मुझे बता रहा है कि रिमाइंडर बचेगा। क्या बता रहा है? +2 मुझे बता रहा है कि ये आपका रिमाइंडर होगा। अब इस वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। ये 7a - 7b क्लियरली दिख रहा है भाई, 7 कॉमन आ रहा है, ये 7 से डिविजिबल है। लेकिन क्या -2 ये बता रहा है कि यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर होगा? बिल्कुल नहीं। रिमाइंडर क्या बताया था मैम ने, रिनको मैम ने क्या बताया था? रिमाइंडर आपका प्लस में आता है। अगर आपको डिवीजन की प्रॉपर्टी याद हो, जिसे आप चेक करते हो, आप देखते हो कि प्लस रिमाइंडर होता है। तो जो भी प्लस हो रहा है वो रिमाइंडर है, जो माइनस हो रहा है वो रिमाइंडर नहीं है। तो मैं यहाँ पर -2 को कैसे लिखूं कि मुझे प्लस में मिल जाए? यहां पर मैं इसको लिखूंगी -7 + 5। जब मैंने इसे -7 + 5 लिखा तो मैंने देखा कि अब ये तीन टर्म्स जो है ये 7 से डिवाइड हो रही हैं। तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आता है a - b -1, और ये जो +5 है, अब ये मुझे मेरा रिमाइंडर दिखा रहा है। तो अब जब सवाल पूछा जाए कि भाई क्या होता है जब आप उसके डिफरेंस को 7 से डिवाइड करते हैं, जब आप उसके डिफरेंस को 7 से डिवाइड करते हैं, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा कभी भी, या तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा या फिर आपका रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमने चाहे तो हम बहुत सारे नंबर्स रख के ट्रायल एंड एरर करके इन रिमाइंडर्स तक पहुंच सकते थे, या फिर हमने अलजेब्रा का सहारा लिया, एक्सप्रेशंस का सहारा लिया, उन्हें सिंप्लीफाई किया और फिर हमने बता दिया कि भाई ये रिमाइंडर 2 और 5 होगा। अब तुम बहुत सारे नंबर्स लेके चेक करके मुझे बताना कि सच में सही है कि नहीं है, रिमाइंडर हर बार 2 या 5 आता है या फिर कुछ और ही आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमसे पूछ रहा है वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखो सबसे पहले 2q + 1 और 2q - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये 4 का मल्टीपल है? अब देखो कई तरीके करने के, क्या तरीके करने के? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो हम चाहे तो सिर्फ q की कोई वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2q + 1, इसमें q की जगह सबसे इजी नंबर क्या लिख सकते हैं? सबसे इजी नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मेरा q यहाँ पर 1 ले लूंगी मैं, तो 2q + 1 क्या होगा? 2 × 1 + 1 और 2 × 1 -3, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 2 - 3, ये हो गया 3, ये हो गया -1, और 3 -1 क्या होता है? -3। तो अगर ये -3 आ गया है, एक ही बार एक ही एग्जाम्पल लेके -3 आ गया है, अगर मान लो एक ही एक्सेप्शन भी हो, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 4 के टेबल में नहीं आता है। आप चाहे तो कुछ और नंबर लेके भी ट्राई करना, देखना क्या पता किसी में आ जाए, लेकिन अगर एक भी एक्सेप्शन मिलता है तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अब इवन नंबर्स का स्क्वायर, पहले मैं ना नंबर लेके बताती हूँ कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स का क्या मतलब है। आप दो इवन नंबर ले लो, 2 ले लिया आपने, 4 ले लिया, उसके बाद आपने इनका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब आप इसको स्क्वायर करोगे ना तो वो 4 का मल्टीपल होगा। देखो इसको 4 आया, 16 आया, और इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में ये दोनों 4 के मल्टीपल है ना। क्या मुझे और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है एक्सेप्शन ढूंढने के लिए? नहीं,
क्यों? क्योंकि अगर आप इवन नंबर देखो तो आप इवन नंबर कैसे लिख सकते हो? आप इवन नंबर को लिख सकते हो 2a, क्योंकि हर इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। इवन 2 को भी आप 2a लिख सकते हो, क्योंकि a को आप 1 ले सकते हो, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और उसके बाद 4 तो 2 2 जा 4 है ही, 6 तो 2 3 जा 6 है ही, तो सारे इवन नंबर्स को 2a लिखा जा सकता है। जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आता है 4a स्क्वायर, और क्लियरली ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 इंटू a स्क्वायर दिखा रहा है। तो भाई बहुत सही बात कही आपने, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है, वेरीफाई हमने कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, मैम खुद ही पूछती है कोई दिक्कत, फिर मैम खुद ही बोलती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको आंसर भी करूंगी, वीडियो भी बना के दे दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। बस बता देना कौन से क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। अभी थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 8। स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि देखो, अगर 2a एक इवन नंबर है तो 2a प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा। जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या वो 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा आएगा? चलो इसे मैं इजी तरीके से करती हूँ। इसे मैं इजी तरीके से कैसे करूंगी, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर मुझे एक ऑड नंबर लेने दो, ऑड नंबर है 5। 5 का स्क्वायर करती हूँ, 5 का स्क्वायर आया 25। क्या ये 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा है? 3 8 जा 24 होता है, देखो उससे एक ज्यादा है कि नहीं है ना? चलो एक और ऑड नंबर लेती हूँ, 7। 7 का स्क्वायर करते हैं 49। क्या ये 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा है? 6 8 जा 48, देखो एक ज्यादा है कि नहीं है ना? अब ये इस तरह तुम कैसे प्रूव करोगे, ये तुम मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना, मैं मान जाऊंगी। मैं एक एक्स्ट्रा ऐसे थम्स अप ऐसे हार्ट भी बना के दूंगी कमेंट में, जिसने मुझे इसको करके दिखा दिया। ये चैलेंज मैंने आज तुम्हें दे दिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कह रहा है दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द बे। अब ये क्या इतना अंग्रेजी का इतना लंबा सेंटेंस मैथ्स में आ गया है? देखो भावनाओं को समझो, शब्दों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है आप किसी भी रास्ते से जाएंगे, आप एक ही बे तक पहुंचेंगे। बे एक तरह का, अपनी ज्योग्राफी टीचर से पूछना, एक तरह का एरिया होता है तट के पास जहाँ समुद्र होता है। कह रहे हैं चाहते हैं हम किसी भी रास्ते से जाए आप वहीं पहुंचेंगे। तो अब हम ऐसे सवाल करने वाले हैं, ऐसे पैटर्न्स के ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं जिनको करने के कई तरीके हैं। आपके ऊपर है आप किस तरह से उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो और लिखते हो। लेकिन ये आप देखोगे कि अल्टीमेटली अंत में वो सब एक ही तरफ, एक ही एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एक पैटर्न हम समझते हैं, जिसमें आपको स्टेप 1 में यहाँ पे कुछ ब्लैक बॉल्स बनाई हुई है, स्टेप 2 में भी बनाई हुई है, स्टेप 3 में भी बनाई हुई है। अब ऐसे ही ये पैटर्न चलता जाता है। अब इसको पैटर्न को देखने के तरीका क्या है? एक तरीका मैं बताती हूँ जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो है नंबर सीरीज का। कि सीरीज में क्या चल रहा है भाई, इसमें मेरी 3 बॉल्स हैं, इसमें मेरी 8 बॉल्स हैं भाई, इसमें मेरी 4 3 12 13 15 बॉल्स हैं। तो अब इसके नेक्स्ट में कितनी आएंगी? तो क्यों ना मैं देखूं कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। नहीं, ये नहीं करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि भाई अगर स्टेप 1 में 3 बॉल्स हैं, स्टेप 2 में यहाँ पर 8 बॉल्स हैं, तो आपकी के स्टेप में, स्टेप नंबर के में कितनी बॉल्स होंगी? तो यानी कि आपको हर एक पैटर्न को ठीक से ऑब्जर्व करना है और उसको आपको उसके स्टेप नंबर से रिलेट करना है। ठीक है, जब आप स्टेप नंबर से रिलेट करके नंबर ऑफ बॉल्स बता पाओगे, तभी आप के में कितनी बॉल्स होंगी ये बता पाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। चलो अब आगे पहुंचते हैं। अब देखो, ये जो मेरा स्टेप 1 है इसमें 3 बॉल्स हैं, ये जो मेरा स्टेप 2 है इसके अंदर 8 बॉल्स है। या तो मैं अब नंबर ऑफ बॉल से इस पैटर्न को निकाल दूं, या फिर मैं विजुअली देखूं कि मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है। इसको हम देख सकते हैं एक स्क्वायर की तरह। यहाँ पर एक स्क्वायर बन सकता था जिसके अंदर कितने ब्लैक बॉल्स हो सकते थे? 4 ब्लैक बॉल्स हो सकते थे। यानी कि ये 2 का स्क्वायर बन सकता था, 2 बाय 2 का। लेकिन हुआ क्या, एक बॉल इसमें कम हो गया, इसमें एक बॉल कम हो गया। अब इसी नजरिए से, इसी फोकस से, इसी व्यू पॉइंट से मैं इस वाले को भी देखूंगी कि भाई यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था 3 बाय 3 का, जिसमें 3 स्क्वायर बॉल हो सकती थी। 3 स्क्वायर यानी कि 9 बॉल हो सकती थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन 9th बॉल नहीं आई, वो -1 हो गया। और बिल्कुल वैसे ही थर्ड वाले में भी मुझे नजर आ रहा है कि ये 4 स्क्वायर हो सकता था, लेकिन एक बॉल कम हो गई। सही है, सही है। अब ये जो नंबर है तीनों में -1 -1 तीनों में कॉमन है कि नहीं? तो क्या डिफरेंट है 2 3 और 4? 2 3 और 4 मतलब कि स्टेप नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 पहुंचा जा सकता है?
बिल्कुल, अगर आपका स्टेप नंबर है k, तो आप इस नंबर तक कैसे पहुंच सकते हो? एक स्टेप आगे जाके, यानी कि +1 करके, यानी कि k+1 करके। तो आपका नंबर जो बॉल्स जो आएगा, जो k में आपके पैटर्न में ब्लैक बॉल्स आएंगी, वो होंगी k+1 का स्क्वायर -1। मतलब वो एक स्क्वायर नंबर बन सकता था, लेकिन बना नहीं, उसमें भी एक बॉल मिस होगी। तो ये हुआ k+1 होल स्क्वायर -1। परफेक्ट है। लेकिन ये इस पैटर्न को देखने का सिर्फ एक तरीका है, एक मेथड है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और किस किस तरीके से हम पैटर्न को ढूंढ सकते हैं? जरूरी तो नहीं सब इसको एक स्क्वायर नंबर की तरह देखें, क्या पता लोग इसमें स्क्वायर ढूंढ ही लें। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, तो 1 को तो मैं फिलहाल छोड़ देती, क्योंकि 1 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वो अच्छे से आपको नंबर वही दे देता है जो आप चाहते हो। तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश 2, 3, 4 से करते हैं और फिर 1 पे वापस आएंगे। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, स्टेप नंबर है 2, और 2/2 का एक स्क्वायर बन भी रहा है, बन रहा है ना। उसके बाद कितनी और बॉल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4 बॉल्स और है। ठीक है, सेम चीज दूसरे में करते हैं। ये स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर 3/3 का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी कि इसमें 3 स्क्वायर बॉल है, यानी कि 9 बॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा और कितनी बॉल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बॉल्स और है। और बिल्कुल सेम तरीके से स्टेप 4 जो मेरा है, उसमें स्टेप 4 है, तो 4/4 का ही एक स्क्वायर बन रहा है। तो 4 स्क्वायर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, और उसके अलावा कितनी बॉल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉल है। चलो, ये बात मुझे समझ में आ गई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि भाई जो मेरा स्टेप के होगा, उसमें भी के स्क्वायर का एक स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन और कितनी बॉल्स होंगी ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले अब इधर आ जाओ, इधर भी मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर +2। अब ये देखो कि ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, इनको आप स्टेप नंबर से कैसे रिलेट कर सकते हो? बहुत, जैसे ही रिलेट करोगे आपको एकदम क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये जो 2 है, ये 1 × 2 है, ये 2 2 4 है, ये 3 2 6 है, ये 4 2 8 है कि नहीं? यानी कि अगर मेरा स्टेप के है, तो मेरी यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होने वाली है? मेरी सेकंड टर्म होने वाली है 2 की, है कि नहीं? पक्का? देखो, सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न था, लेकिन मैंने उसे लिखा कैसे अब की बार? k स्क्वायर +2k से। ठीक है, अभी रुकेंगे नहीं, एक और तरीके से सोचेंगे, क्योंकि हम हैं मैथमेटिशियंस। ऐसे नहीं कि भैया जिसने जो मेथड दे दिया उसी से कर लेंगे, थोड़ा अपना दिमाग और लगाएंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ एक और तरीका इसको देखने का, और ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही तरीके है, इसके अलावा भी और है। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर नहीं देखूंगी, अब मैं देखूंगी रेक्टेंगल। तो जैसे हम करते हैं, 1 को थोड़ा इग्नोर करते हैं और 2 को देखते हैं। 2 में मुझे एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। कितना रेक्टेंगल, कितने बॉल्स है इसके अंदर? इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉल है, जिसमें इसकी रो में है 3, इसके कॉलम में है 3, और यहाँ रो, यहाँ आप देखोगे ये है 2। तो यानी कि 2/3 का मुझे एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, जिसमें 6 बॉल्स है। हाँ या ना? पक्का? 100%? ठीक है। उसके अलावा कितनी बॉल्स है? उसके बाद 2 बॉल्स और है। अब सेम एक रेक्टेंगल पूरा पूरा यहाँ पे मुझे बना हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि 3/4 यानी कि 12 बॉल्स है, 3/4, और उसके अलावा 3 और बॉल्स है। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल देख पा रही हूँ, जो कि कितने का है? यहाँ पर 2 है, तो अब इसको मैं 1/2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और +1। अब ये जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये कितना सुंदर पैटर्न है। क्लियरली स्टेप नंबर से हम इसे रिलेट कर पा रहे हैं। ये 2 है और ये 2 × 3 है, यानी कि अगर मेरा 2 की जगह यहाँ पे स्टेप नंबर k है, तो यहाँ पर होगा k × k+1। हाँ या ना? 100% सही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मेरा स्टेप 3 है, तो वो नेक्स्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? k+1। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद +2 +3 +1 मुझे क्या दिखाता है? मेरा स्टेप नंबर ही दिखाता है, यानी कि +k। ये एक और तरीका हो गया इसी पैटर्न को करने का। अब सवाल ये उठता है कि मैम, आपने मुझे 3 एक्सप्रेशंस दे दिए हैं, सेम स्टेप नंबर k में कितनी बॉल्स होंगी ये बताने के लिए, इनमें से सही कौन सा है? देखो बेटा, सवाल तुम्हारा बहुत बढ़िया है, और उसके लिए इन तीनों मेथड्स को कंपेयर करके देखते हैं, तब तुम समझोगे कि मैथ्स का मैजिक होता क्या है। देखो, सबसे पहला वाला देखो, k+1 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पर a + b होल स्क्वायर लगाया जा सकता है। सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, +2ab यानी कि 2 × k × 1 यानी कि 2k, और इसमें से आपको 1 को माइनस कर देना है। अब 1 स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है,
तो जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या मिलेगा, ये -1 + 1 जो है कट गए क्योंकि ये 0 हो गए, और अब आपके पास बचा k + 2k, k स्क्वायर + 2k, ठीक है। अब ये k स्क्वायर स्क्वायर में आप भूल गई थी, तुम मत भूलना। और ये देखो, ये सेम ये मिडिल वाला एक्सप्रेशन ही आ गया कि नहीं आया। मिडिल वाला एक्सप्रेशन तुम देखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब देखो ये यहाँ पर सेम वही आ गया। अब इसको भी चेक करते हैं। जब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो k जब k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर हुआ, k जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो k हुआ, और प्लस k, एक और k यहाँ पर है, k + k लाइक टर्म्स है, तो ये हो गई k स्क्वायर + 2k, और सेम वही एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो क्या समझे हम समझे दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द वे। आप कहीं से भी देखो, कैसे भी देखो, सेम एक्सप्रेशन पर आप सब पहुंच जाओगे। तो 200 से लड़ाई नहीं करनी है। चलो अब इसी तरीके से ये वाला पैटर्न देखते हैं। इसको भी कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको एक बेस्ट तरीके से करते हैं। आप भी मुझे बताना कि आपको कोई और मेथड आया क्या। क्वेश्चन ये है कि राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n। आपको स्टेप n में कितनी टाइल्स आएंगी ये बताना है। तो अब इस फिगर को हम ध्यान से अगर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है और उसके बीच में एक स्क्वायर गायब है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, राइट। 3 3 9, 9 स्क्वायर हो सकते थे लेकिन एक हमने हटा दिया तो -1। अब इसी तरह यहाँ पर 4 का स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है, 4 स्क्वायर हो सकते थे लेकिन कितने गायब कर दिए मैंने, 4 गायब कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो सकता था, लेकिन मैंने कितने गायब कर दिए यहाँ पे, मैंने 9 यहाँ पर गायब कर दिए हैं। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसको मैं nth के टर्म में लिखूंगी कि भाई n यानी कि स्टेप नंबर अगर n है तो उससे इसका क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मेरा स्टेप है 1 तो ये मुझे दिखा रहा है 3 का स्क्वायर, यानी कि मैंने यहाँ पर जरूर 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे 1 था तो उसको मैंने 2 को ऐड किया और फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया। तो क्या ये फर्स्ट जो मैंने इसका सोचा है क्या ये इस पे भी अप्लाई करता है। ये देखो स्टेप नंबर 2 है, 2 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 4 मिल जाता है और उसका स्क्वायर यहाँ पर होता है। और थर्ड टर्म अगर मैं देखूं तो यहाँ पर थर्ड स्टेप जो है उसमें अगर 2 ऐड कर दूं तो 5 मिल जाता है और उसका स्क्वायर यहाँ पर होता है। तो जो मेरा पहला टर्म है वो तो बिल्कुल सही जा रहा है कि अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो सबसे पहले मुझे n में 2 ऐड करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में आ रही है 100%। लेकिन मैम ये -1 -4 -9 का क्या करें, यहाँ पर माइनस क्या आएगा, यहाँ पर माइनस क्या आएगा, तो उसका भी रिलेशन n से देखो ना। देखो ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 4 है, और ये 3 है तो ये 9 है। और 3 और 9 का रिलेशन तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि वो उसका स्क्वायर नंबर है। 3 स्क्वायर 9 होता है, 2 स्क्वायर 2 होता है, और अगर यहाँ पे सिर्फ 1 नजर आ रहा है तो उसको भी 1 स्क्वायर को 1 लिखा जा सकता है, यानी कि n स्क्वायर -2 माइनस n स्क्वायर। तो मेरा पैटर्न यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, n + 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पर पैटर्न मिल गया। मैं चाहूँ तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मुझे दे देगा 4n, और इसमें से मुझे n स्क्वायर माइनस करना है। जब n स्क्वायर माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 4 + 4n, इसमें से 4 कॉमन लिया तो 1 + n मुझे मिल जाता है। और ये सबसे सिंप्लीफाइड वे है इस पैटर्न को देखने का। डायरेक्टली अगर हम नहीं देख पा रहे तो हम किसी भी रास्ते से जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम इस पैटर्न पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। चलो चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे इसमें भी हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और ये बाकी क्वेश्चन से काफी इजी है। हमें बताना है कि स्टेप n में भाई कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे। अगर तुम पहला स्टेप देखोगे तो यहाँ पर भी तुम एक स्क्वायर को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक 2 स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और +1 है कि नहीं, है ना। अब इधर आ जाओ स्टेप 2 में, इसमें आपको एक 3 स्क्वायर नजर आ रहा है और +2 है, और इसी तरह लास्ट वाले में भी आपको एक यहाँ पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है जो 4 का स्क्वायर है और +3 है। अब जब आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो तो अब इसको किससे रिलेट करना है, अब इसको ऑब्जर्व आपको रिलेट करना है स्टेप नंबर से। भाई मेरा स्टेप नंबर 1 ये है तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे स्टेप 2 है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे स्टेप 3 है, +3 हो रहा है। चलो आधा पैटर्न तो मेरी समझ में आ गया कि अगर मुझे चाहिए स्टेप n तो यहाँ पर +n होने वाला है, इतनी बात मुझे क्लियर होगी। अब पहला वाला टर्म देखो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, स्टेप 2 में 3 स्क्वायर है, स्टेप 3 में 4 स्क्वायर है, स्टेप 1 में 2 स्क्वायर है, तो यानी कि बस एक स्टेप आगे जाके आपको उसको स्क्वायर कर देना है। तो अगर मेरा nth स्टेप की मैं बात कर रही हूँ
तो एक स्टेप आगे होता है n+1, उसका मुझे स्क्वायर कर देना है और मेरा पैटर्न बन जाता है n+1 का होल स्क्वायर प्लस n। सिंपल पैटर्न है, बहुत ज्यादा, चाहो तो इसको खोल लो, a² + b² + 2n प्लस n, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा आसान हमारा काम कर नहीं रहा है, ये भी हमें यही दे रहा है। तो आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट पैटर्न हमारे पास है जो हमने इसमें फाइंड कर दिया। आई होप पैटर्न वाले क्वेश्चन अब तुम्हें बहुत अच्छे से आगे होंगे। और फिगर्स देखना, आपकी बुक में दिया होगा, उनके अपने आप सोचना किस तरह से आप उन्हें सोच सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसमें आपको एक्सप्रेशंस की मदद से एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये फिगर देखो, क्वेश्चन है द फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन इन द फिगर बिलो। यानी कि ये जो इंटीरियर रीजन आपको दिया हुआ है येलो कलर का, इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। निकाल देंगे भाई। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है? इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ये जो पिंक कलर के रेक्टेंगल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनकी लेंथ n है और इनकी जो ब्रेथ है वो m है। तो इसको सॉल्व करने के हैं दो तरीके, वैसे तो और भी तरीके आप सोच सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहे हम कर सकते हैं, बट सिंपली अगर हम निकालना चाहे, पहली नजर में सोचे कि भाई इसका एरिया कैसे निकालना है, तो दो मेथड से मैं आपको ये करके बताती हूँ। सबसे पहला मेथड ये है कि ये जो येलो वाला स्क्वायर मेरे पास है, इसकी डायमेंशंस में पता कर लूं, भाई इसकी डायमेंशंस है कितनी, वो पता लग जाए तो फिर मैं उसका एरिया आराम से निकाल सकती हूँ, है ना। सबसे पहले देखो कि यहां से लेके यहां तक कितना इसका लेंथ है, इसका लेंथ है n, दिया है ना, रेक्टेंगल का लेंथ n है, और ये दिया है कि ये जो विड्थ है ये है m। अब जब मुझे ये m नहीं चाहिए तो मेरे इस स्क्वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n - m। कोई दिक्कत इस बात पे? बिल्कुल नहीं। ये स्क्वायर है क्योंकि इस साइड भी आप देखो आपके पास n है, n में से आप m माइनस कर दोगे तो आपकी इसकी ब्रेड भी n - m आ रही है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर मेरी साइड है n - m, तो n - m मल्टीप्लाइड बाय n - m, जिसको लिखा जाता है n - m का होल स्क्वायर। और ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया अपने इंटीरियर एरिया जो है, इंटीरियर शेडेड जो यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, उसका एरिया कैसे निकालना है। अब सेम चीज हम एक डिफरेंट तरीके से भी करके देखेंगे, ठीक है। कैसे करके देखेंगे भाई? एक और तरीका है कि भाई ये जो बाहर बड़ा वाला आपको रेक्टेंगल पूरा नजर आ रहा है, येलो और पिंक वाला, इसका एरिया लेते हैं और इसमें से ये जो पिंक पिंक स्ट्रिप्स है ना, इनको काट के फेंक देते हैं, मतलब वो उसका एरिया निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। ऐसे भी करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अल्टीमेटली एरिया सेम आना चाहिए, अल्टीमेटली एरिया सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर वाला मेरा स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन क्या है? यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? n है। यानी कि जो बाहर वाला मेरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका लेंथ है n + m, है कि नहीं? ये है n + m। तो मेरा जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया होगा n + m का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे बड़ा वाला नहीं चाहिए, मुझे तो येलो वाले का एरिया चाहिए। तो ये जो पिंक वाले रेक्टेंगल्स है, क्यों ना मैं इनका एरिया हटा दूं। ये जो मेरा एक पिंक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी? इसकी लेंथ है n और इसकी ब्रेड्थ है m। क्या है? m। अब ऐसे कितने रेक्टेंगल है यहाँ पर? ऐसे 4 रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि m इंटू n, ये इसका एरिया हुआ। अब ऐसे 4 है तो इंटू 4, और इनके साथ मुझे क्या करना है? मुझे बड़े वाले रेक्टेंगल से इनको निकाल देना है, इनको निकाल देना है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। पर मैम ये तो डिफरेंट नजर आ रहा है, आपने मुझे दे दिया n + m का होल स्क्वायर -4mn, लेकिन पहले वाले का आंसर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना फिर वही आ जाएगा। यहाँ पर देखो n² + m² + 2mn, और ये बाहर मेरे पास है 4mn, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब ये दे गई दोनों की दोनों लाइक टर्म्स, है कि नहीं? लाइक टर्म्स n² + m², एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सबट्रैक्शन होगा। 4mn - 2mn मुझे मिलता है 2mn। साइन किसका आएगा? साइन आएगा बड़े नंबर का, जो आ गया माइनस, और ये कुछ और नहीं है, a² + b² - 2ab आपको नजर आ रहा है, तो a - b होल स्क्वायर है, यानी कि n - m का होल स्क्वायर, जो अभी अभी आपने किया था पिछले वाले तरीके में, जिसमें आपका यही एरिया आया था ना। तो क्या करें, कितने भी तरीके से आप निकाल लो एरिया, आपको सेम ही आने वाला है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको सोचना है आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको दिया राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल्ड। अब कौन सा एरिया टाइल करना है? वही जो उन्होंने बनाया हुआ है, ये जो टाइल वाला एरिया ना, यही आपको पता करना है कि इसका एरिया है कितना जितने में टाइल लगी है। और ये जो बीच में 2 स्क्वायर है ना, ये ग्रास लैंड्स है, ये एक तरह के पार्क है जो कि जो आपको इंक्लूड नहीं करना है एरिया में। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया लो
और उसमें से ये जो ग्रीन वाले आपको नहीं चाहिए, उनका एरिया ऑलरेडी दे भी रखा है जी स्क्वायर, इनको आप निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। कैसे पता करूंगी मैं लेंथ और ब्रेड्थ, वो तो कुछ दिया ही नहीं है। देखो स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले समझो कि W, इन्होंने W फीट जो दे रखा है वो कितनी लेंथ का दे रखा है। देखो उन्होंने एक पूरा स्क्वायर कवर किया और एक हाफ स्क्वायर कवर किया है, यानी कि 1.5 स्क्वायर आपका W लेंथ का है, W फीट का है, ठीक है। ठीक है, अब यहां देखो ये भी 1 स्क्वायर है, ये पूरा 1 स्क्वायर और ये हाफ है, यानी कि ये W है। ये क्या है? ये W है। अब यहां जाते हैं, यहां से लेके यहां तक भी आपके पास W है और यहां से लेके यहां तक भी आपके पास W है, ठीक है। तो ये 2W हो गए हमारे पास यहाँ पे। और अब ये वाली लेंथ देखो, ये भी W है, ठीक है। तो अगर मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल की पूरी लेंथ की बात करूं तो कितनी लेंथ है इसकी? ये W, ये W, ये W, ये W तो ठीक है, लेकिन ये जो दो स्क्वायर है इनकी लेंथ कितनी है? देखो इनका एरिया दिया है जी स्क्वायर। क्या दिया है? जी स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि इसकी हर साइड जो है उसकी लेंथ जी है, तभी वो एरिया जी स्क्वायर बना है। तो यानी कि ये जो है ये जी है। तो यानी कि अगर मैं यहां से लिखना शुरू हूं तो W प्लस जी प्लस W, इसको 2W लिख देती हूँ, प्लस दोबारा से यहाँ पे जी आ गया, प्लस ये हो गया W। अब इसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो? आपकी लेंथ क्या आ जाएगी? आपकी लेंथ आ जाएगी, लाइक टर्म कौन कौन सी है? W है, एक 2W है, एक और W है, और इसके साथ साथ आपके पास 2 G है। तो मेरी लेंथ आ जाएगी 2 3 4 4W प्लस 2G। ठीक है, परफेक्ट है, लेंथ आ गई। अब एक बार ब्रेड्थ को भी चेक कर लेते हैं कि भाई इस बड़े वाले रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है कितनी। तो ब्रेड्थ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1.5 दिया है, तो ये हो गया W। यहाँ पे भी 1.5 दिया है, तो खुद ही उन्होंने मेंशन करके बोला है कि भाई W है, और ये मुझे पता है कि ये G है। तो यानी कि मेरी ब्रेड्थ यहाँ पर कितनी हो जाएगी? W प्लस G प्लस एक और W। तो ये मेरे पास आ गया 2W प्लस G। ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं कैसे निकालूंगी टाइल वाला एरिया? मुझे चाहिए एरिया ऑफ होल गार्डन। इसको गार्डन समझ लेते हैं, ठीक है। और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, स्क्वायर ग्रीन लैंड्स, कुछ भी ग्रीन पैच या कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब ये जो एरिया ऑफ होल गार्डन है वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है। तो मैं करूंगी 4W प्लस 2G मल्टीप्लाइड बाय 2W प्लस G, और इसमें से मुझे माइनस करना है मेरे इन दोनों का एरिया। हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है? G स्क्वायर, ऑलरेडी दे रखा है ना। ये स्क्वायर भी G स्क्वायर, ये भी G स्क्वायर, तो दोनों का मिला के एरिया कितना हो गया? 2G स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना बाकी रह गया है? अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है, जो आई एम 100% श्योर कि मेरे बच्चे कर सकते हैं। मेरे बच्चे जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। वो इस वाले सेक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा उसमें से वो 2G स्क्वायर को माइनस करने की कोशिश करेंगे, वो भी सिर्फ लाइक टर्म के साथ, और फिर जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपको मुझे बताना है कमेंट में आंसर करके, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। तो इसके साथ बच्चों हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किया हमने, उसका एक्सपेंशन सीखा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो हमारी 3 आइडेंटिटीज है वो भी हमने सीखी, कैसे वो आई हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सीखे, हमने कॉमन एरर्स देखे, हमने पैटर्न्स देखे, और अब हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है। तो अब क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ है सिर्फ आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर से आपके जितने भी मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है वो तो पक्का हो ही गया। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, अगर आपने तीनों पार्ट्स देखे हैं और अच्छे से चैप्टर को समझा है तो जरा हाथ ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और खुद को शाबाशी दो। यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट आता है, ऐसा लगता है कि ये मैम से पूछना है, तो कमेंट में लिख दो, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगी वहां पर। अच्छा, आप कमेंट्स में और क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, और ये भी लिख सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलो, टेक केयर चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय, सी यू सून।